बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने इम्पोर्टेंट फैक्ट हमारी एनसीईआरटी कहती है और उसके अलावा जिनकी आवश्यकता होती है हमारे नीट लेवल पर या हमारे स्कूल लेवल पर, बोर्ड लेवल पर, वो सब इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली थ्रोली मिलेगा। और कोशिश यही रहेगी कि आजकल के स्मार्ट तरीके से पढ़ने का जो सिस्टम है हमारा, इजी लर्निंग का और इजी अंडरस्टैंडिंग का, वो सारा कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो में और अपकमिंग वीडियोस में मिलेगा। बस स्किप मत कीजिएगा, पूरा थ्रोली उसको कॉन्सेप्चुअली भी समझिएगा और अपने ज़रूरत के अनुसार भी उसे आप डिडक्ट कर सकते हैं और उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअली दो वर्ड से मिलकर बना है, बायो प्लस टेक्नोलॉजी, राइट। तो बायोटेक्नोलॉजी को समझने के लिए एनसीईआरटी ने बहुत सुंदर अपना पेज में ही दिया है, फ्रंट पेज में ही दिया है, इन चैप्टर से पहले ही दिया है कि हर्बर्ट बॉयर वाज बोर्न इन 1936 एंड ब्रॉट अप इन ए कॉर्नर ऑफ वेस्टर्न पेनिनसुला। तो ये आपने बुक खोल ली होगी तो ये सारी चीज़ें आपके आगे आ गई होगी। तो हर्बर्ट बॉयर और एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कोहन। तो ये दोनों साइंटिस्ट को नाम जाना जाता है बायोटेक्नोलॉजी का ओरिजिनेट होने के लिए। यहाँ से बायोटेक्नोलॉजी हमारी ओरिजिन होती है, राइट। तो इनका नाम हमें ध्यान रखना है, हर्बर्ट बॉयर। तो बॉयर थे, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इसर्सिया कोलाई, एक बैक्टीरियम होता है, एक बैक्टीरिया था जिस पर इन्होंने वर्क किया, राइट। अब इन्होंने क्या किया इसर्सिया पर, इन्होंने देखा कि इसर्सिया कोलाई पर एक एंजाइम को ही डाला इन्होंने, तो एंजाइम से उसका डीएनए टूट जा रहा है, उसका डीएनए अलग अलग हो जा रहा है, यानी उसके टुकड़े हो जा रहे हैं, राइट। तो उस एंजाइम को इन्होंने नाम दिया था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, कि वो क्या कर दे रहा है, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दे रहा है, उसको कट दे रहा है, स्ट्रैंड को, डीएनए स्ट्रैंड को कट कर सकता है। तो पहली डिस्कवरी तो हो गई हमारी ये बॉयर की, तो बॉयर ने हमारी ये डिस्कवरी की। अब उसके बाद आए कोहन, और कोहन क्या कर रहे थे, साथ ही साथ कोहन ने क्या देखा कि बैक्टीरिया में एक क्रोमोसोम तो होता ही है बैक्टीरिया का अपना, इसके अलावा बैक्टीरिया में एक और सर्कुलर यानी गोल आकार का एक और क्रोमोसोम है। तो इन्होंने इस गोल आकार के क्रोमोसोम को प्लाज्मिड नाम दिया, प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड नाम किसने दिया, प्लाज्मिड नाम दिया कोहन ने। तो ये दो साइंटिस्ट बायोटेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराने से पहले मैं बता रहा हूँ कि दोनों साइंटिस्ट हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो कोहन ने प्लाज्मिड की सबसे पहले खोज की, तो उस प्लाज्मिड पर वर्कआउट कर रहे थे। तो अब वो अगर वहाँ उससे बाहर कोई क्रोमोसोम बॉडी है, क्रोमोसोम्स के अतिरिक्त कोई क्रोमोसोम बॉडी है, और वह क्रोमोसोम बॉडी सेल्फ रेप्लिकेट है, यानी जैसे क्रोमोसोम एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में जाता है तो वह उसकी प्रतिकृति बनाता है। हमें पता है कि क्रोमोसोम में जीन होते हैं जो जिसमें कि इनहेरिटेबल कैरेक्टर होते हैं, तो वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जब जाते हैं तो अपने सारे कैरेक्टर्स को लेकर जाते हैं। जैसे मेंडल ने टॉल और ड्वार्फ का किया था, तो आने वाली पीढ़ी टॉल ही हुई थी, तो कोई एक कैरेक्टर था जो क्रोमोसोम लेके गया था, क्रोमोसोम में जीन्स होते हैं, ये हम जानते हैं, राइट। तो अब ये थोड़ा रेफरेंस था पहले का, ठीक है। तो अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि कोहन ने क्या किया, कोहन ने देखा कि वो बैक्टीरियम दूसरे बैक्टीरियम में क्रोमोसोम तो अपना काम कर ही रहा है, इसके अलावा प्लाज्म एक सर्कुलर बॉडी जिससे प्लाज्मिड नाम दिया था उसने, वह भी अपने आप को रिप्लिकेट कर दे रही है, बिल्कुल उसी की तरह जैसे डीएनए कर रहा है, जैसे क्रोमोसोम कर रहा है बैक्टीरिया का। तो प्लाज्मिड क्या है, एक इनहेरिटिंग बॉडी है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बॉडी है, क्रोमोसोम के बाहर एक सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बॉडी। ये हमको याद रखना है, ये नाम हमें याद रखना है, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बॉडी, जो कि सेल्फ रिप्लिकेटिंग है, यानी खुद रिप्लिकेट कर सकती है, राइट। अब ये खुद रिप्लिकेट करके दूसरा बैक्टीरियम में अपना डीएनए के साथ साथ खुद को भी भेजती है, यानी प्लाज्मिड को भी अलग से भेजती है, राइट। तो इसी प्लाज्मिड पर हमने काम किया, इसी प्लाज्मिड पर बायोटेक्नोलॉजी में काम किया जाता है। इस प्लाज्मिड में हम क्या करते हैं, इस प्लाज्मिड में हम, अगर कोहन ने प्लाज्मिड की खोज कर दी, उसी पर वर्क कर रहा था, तो सही से समझ गया था कि अपने आप रिप्लिकेट हो जा रही है। तो अब हमने क्या किया, हमने मतलब कोहन ने क्या किया, कोहन और बॉयलर ने क्या किया उस समय, तो बॉयर ने क्या किया, बॉयर ने डीएनए काट दिया कोई एक, राइट। अब उस डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से जब काटा, तो उस डीएनए के कटे हुए टुकड़े को इस प्लाज्मिड में जोड़ दिया किसी तरीके से। तो अगर ये प्लाज्मिड ने उस कटे हुए टुकड़े को जोड़ दिया, एक्सेप्ट कर लिया, इस प्लाज्मिड ने उस कटे हुए टुकड़े को किसी भी तरीके से, कोई भी टेक्नोलॉजी अपनाई हमने उसके अंदर, तो अब क्या होगा कि इस प्लाज्मिड के अंदर
वो कैरेक्टर आ जाएगा, यानी कि डीएनए का कैरेक्टर आ जाएगा जो हम चाह रहे हैं। जो हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा था डीएनए, वो कोई इन्फॉर्मेशन होगी उस डीएनए के टुकड़े में, क्योंकि हर डीएनए के टुकड़े में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होती है। तो वो इन्फॉर्मेशन अब इस प्लाज्मिड में चली जाएगी। अब ये प्लाज्मिड क्या करेगा, ये प्लाज्मिड सेल्फ रिप्लिकेटिंग बॉडी, तो रिप्लिकेट करते रहेगा। तो जब ये प्लाज्मिड रिप्लिकेट करता है, इसके साथ ही वह डीएनए का टुकड़ा भी रिप्लिकेट होते रहता है। तो इससे उस डीएनए के टुकड़े को हम मल्टीपल कर सकते हैं। उस डीएनए के टुकड़े को हम कितना सारा उसका क्या कर सकते हैं, कॉपीज बना सकते हैं। फिर उस डीएनए को हम कहीं हो जिसमें हम चाह रहे हैं उसके अंदर डाल सकते हैं। तो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा हम एक जीन को दूसरे प्राणी में डाल सकते हैं, एक प्राणी के जीन को दूसरे प्राणी में डाल सकते हैं, एक प्लांट के जीन को दूसरे प्लांट में डाल सकते हैं, और ऐसे करेक्टर दूसरे प्लांट में डाल सकते हैं जो उसमें है ही नहीं। इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस, बैक्टीरियल रेजिस्टेंस, कितने सारे डिजीज का रेजिस्टेंस वाली जीन किसी में होंगे किसी में नहीं होंगे, जिसमें नहीं होंगे उसमें भी हम डाल सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा हम कई सारी दवाइयाँ बना सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा आज की डेट में फूड का स्कैरिटी को ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा नई नया प्रोडक्शन किया जा सकता है, नई नई स्पीसीज उगाई जा सकती है। तो ये है बायोटेक्नोलॉजी। तो रेफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। और दो साइंटिस्ट का नाम यहाँ पर ध्यान रखना है, थोड़ा समय लग जाए, थोड़ा लेंथी हो जाए, और थोड़ा तरीका अलग हो, लेकिन समझ में आए कॉन्सेप्चुअली तो पूरा फ्रेम माइंड में क्लियर हो जाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी में हमें सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। नमस्कार, एक बार फिर से क्लास 12 के सभी स्टूडेंट को मैं टेक ललित एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ। आज की डेट में ये बायोटेक्नोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर, बायोटेक्नोलॉजी का अगला पार्ट, राइट। तो चैप्टर नंबर 9, ओके। तो चैप्टर नंबर 9 में ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं अब हम प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की। बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं, यानी किन सिद्धांतों पर बायोटेक्नोलॉजी वर्क करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पूरा फोकस करिएगा अपना। और बार बार मैं कहता हूँ कि अपने एनसीईआरटी की बुक जरूर खोल लेना मेरे पढ़ाते समय, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी को ही मैं डिस्क्राइब करता हूँ पूरे का। और एक बार अगर आप थ्रोली एक भागवत की तरह भी इसे पढ़ लेंगे, एक हिस्ट्री की तरह भी, एक स्टोरी की तरह भी इसे अगर समझ लेंगे, तो आपको दूसरे बुक की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कॉन्सेप्ट आपके एकदम क्लियर होंगे। कहीं से भी आप अगर कोई कंपटीशन के लिए जो मॉडल पेपर आते हैं उनको लगाएंगे तो आसानी से कर लोगे। कहीं एग्जाम में लिखना है, बोर्ड एग्जाम में लिखना है, किसी भी एग्जाम में लिखना है, XYZ, आसानी के साथ इसको थ्रोली अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर सकते हो। चलिए, तो पढ़ते हैं आगे प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में दो प्रिंसिपल आपके समझ में आ गया होगा। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा है इसका बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग तो समझ में आ गई होगी, जिसका नाम ही इंजीनियरिंग है। कोई चीज़ प्रोसेस करेंगे जेनेटिकली, इस पर करेंगे, जीन्स पर करेंगे, तो डीएनए और आरएनए पर कार्य करते हैं। तो वी वर्क ऑन डीएनए एंड आरएनए, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। टेक्निक्स टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, राइट। ये हमारी लैंग्वेज, केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री को अल्टर कर देते हैं, उसको चेंज भी कर देते हैं, राइट। टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म, और उससे किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में ले जा सकते हैं। एंड दस चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, जिससे होस्ट ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप चेंज हो जाता है। फिनोटाइप किसे कहते हैं, जो हमें करेक्टर बाहर दिखते हैं वो क्या है, फिनोटाइप। जैसे मटर का पौधा लंबा है, लंबा होना क्या है, फिनोटाइप। और जो अंदर उसके जीन जिसके कारण वो लंबा हो रहा होगा उसे कहते हैं जीनोटाइप। तो एक तो होगी जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी में। दूसरा क्या है बायोटेक्नोलॉजी में, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। अब बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, बायो प्रोसेस मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायो प्रोसेस हमारे शरीर के अंदर जितनी सारी प्रोसेस होती हैं, जो कोशिकाएं प्रोसेस कर रही है, सारे बायो प्रोसेस है। तो अब बैक्टीरिया ही बायो प्रोसेस करेगा, राइट। और माइक्रोब्स सारे बायो प्रोसेस करेंगे। उनके बायो प्रोसेस को यूज करके हम क्या करेंगे, अपने लिए प्रोडक्ट बना लेंगे। हमारे लिए प्रोडक्ट क्या बनता है, हमारे लिए प्रोटीन हो सकता है, इंसुलिन हो सकता है, या कितना सारा फूड प्रोडक्ट हो सकता है, हमारी टैबलेट्स हो सकती हैं, राइट। तो की वैक्सीन हो सकती है, कितनी सारी चीज़ें हम वो प्रोसेस के द्वारा ऑब्टेन कर लेते हैं। इवन अल्कोहल और सारी चीज़ें ये भी हो सकती है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमारे किसके द्वारा पॉसिबल हो रही है, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। तब बायोटेक्नोलॉजी में के प्रिंसिपल में दो चीज़ ध्यान रखनी है, कौन क्या क्या याद रखना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस, राइट, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में हम यही सारी स्टडी करेंगे कि उन कोशिकाओं के द्वारा किस तरह से हम प्रोडक्ट बनाएं, राइट। तो ये दो चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में। और अगर इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात हम करें तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन EFP का होती है, राइट। फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की होती है, राइट। तो ये यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है एक्चुअली ये, राइट। EFB तो ये क्या कहती है, ये कहती है
a definition of biotechnology that encompasses both traditional view and modern molecular biotechnology। ये लैंग्वेज है हमारी एनसीईआरटी की, ठीक है। तो दोनों को इंटीग्रेट कर रही है। पुरानी चीज़, पुरानी ट्रेडिशनल व्यू क्या है कि मतलब कोई ह्यूमन वेलफेयर में, साइंस को हमें ह्यूमन वेलफेयर में यूज करना है। साइंस के प्रिंसिपल्स को ह्यूमन वेलफेयर में, जो जहाँ ह्यूमन को स्कैरिटी लग रही है या फ्यूचर में जनरेशन में जिसकी आवश्यकता है, तो वही तो हमारे ह्यूमन कंसर्न है साइंस का। तो उसमें यूज करेंगे हम उसको, राइट। तो हमारा ट्रेडिशनल व्यू भी इंक्लूड होता है इसमें, और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी और अपनी आज की डेट की सारी टेक्नोलॉजी भी इसके अंदर इंक्लूड की जाती है, राइट। तो क्या कहती है ईएफबी का फुल फॉर्म याद ध्यान रहना चाहिए क्लास 12 के स्टूडेंट को, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, राइट। द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल पार्ट देयर ऑफ एंड मॉलिकुलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। तो हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए, प्रोडक्ट और सर्विस। क्या 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 चाहिए हमें, प्रोडक्ट और सर्विस किसके द्वारा चाहिए, कि हमें चाहिए बायो प्रोसेस के द्वारा और बायो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। तो हमने क्या कहा, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, दोनों को हमने इंटीग्रेट कर दिया, नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म्स, राइट, ऑर्गेनिज्म सेल्स, ठीक है, पार्ट देयर ऑफ एंड मॉलिकुलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, राइट। तो इन सबको इंटीग्रेशन किया है हमने, क्या लाने के लिए, प्रोडक्ट एंड सर्विस लाने के लिए। हमें अल्टीमेटली प्रोडक्ट और सर्विस चाहिए, उसके लिए नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिज्म का क्या क्या इंटीग्रेशन किया। ये हमारी कौन कहती है, ईएफबी कहती है। लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि इसे याद रखें, लेकिन कंपटीशन के लिहाज से कहीं एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि ईएफबी के अकॉर्डिंग बायोटेक्नोलॉजी है फॉर नीट एंड अदर एस्पायरेंट्स, राइट। लेकिन क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम को अपने मन से पूरी तरह से बायोटेक्नोलॉजी को लिख सकते हैं, इतना जिसने इतना आइडिया बना लिया, राइट। ओके, नेक्स्ट, अब जाके इसी का आगे इलेबोरेट करते हैं इसको थोड़ा, राइट। You probably appreciate the advantage of sexual reproduction over asexual reproduction. The former provides opportunities for variations and formation of unique combination of genetic setup, some of which may be beneficial to the organism as well as population, right? तो अब हमें पता है कि हम कोई भी ऑर्गेनिज्म है दो प्रकार से रिप्रोडक्शन करता है, तो सेक्सुअली करता है या एसेक्सुअल करता है, राइट। अब सेक्सुअल का बेनिफिट क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन बेनिफिट क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन बेनिफिट होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके वेरिएशंस आती हैं, तभी तो एक दूसरे के करेक्टर मिक्स होंगे। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और कोई नए नए करेक्टर सामने आएंगे, राइट, उनके अंदर जीनों में अदला बदली होगी। जीनों में अदला बदली कब होगी, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एडवांस देन दैट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दैट्स व्हाट द एनसीईआरटी वांट टू से एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड अप टू 12th लेवल और एनी एस्पायरेंट, राइट। ओके, तो सेक्सुअल से क्या आते हैं, क्रॉसिंग ओवर होती है, और क्रॉसिंग ओवर से हमारे क्या मिलते हैं, वेरिएशन से मिलते हैं। ओके, ट्रेडिशनल hybridization procedure used in plant and animal breeding very often lead to inclusion and multiplication of undesirable genes along with the desired gene. The technique of genetic engineering, which include creation of recombinant DNA, use of gene cloning and gene transfer। अब यहाँ आइए, अब हमारी आज की डेट में रिकम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। रिकम्बिनेंट डीएनए किसे कहते हैं, ऐसा डीएनए जिसमें कोई फॉरेन डीएनए जुड़ा हुआ है, यानी इस हमारे क्रोमोसोम के डीएनए में अगर हम कोई एक्स्ट्रा डीएनए डाल दें, एक्स्ट्रा डीएनए उसमें पड़ जाए, तो अब जो नया डीएनए जो बनेगा जिसमें कोई एक और डीएनए जोड़ दिया हमने, जो अभी हम डिस्कस कर ही रहे थे, तो वो हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। आई बात समझे, किसे कहता है रिकम्बिनेंट डीएनए, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है, कि ऐसा डीएनए जिसको अल्टर कर दिया गया है, जिसमें कोई नया जीन डाल दिया गया है, वो डीएनए हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए कहलाता है, राइट। तो रिकम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, क्या बनाते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। तभी रिकम्बिनेंट डीएनए ही तो मल्टीपल कैरेक्टर शो करता है, एक्स्ट्रा कैरेक्टर शो करता है। यूज ऑफ जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर, अब जीन क्लोन करना और जीन ट्रांसफर करना, ये सारे काम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर किया जाता है। क्लोनिंग ही तो है, अगर एक एनिमल अपना जैसा दूसरा एनिमल बनाता है, उस एनिमल को हम लैब में बना दो, उस एनिमल के सेल्स को लैब में बना दे, जैसे डॉली फर्स्ट सीप है, वो भी बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ही बना दी गई थी, राइट। तो वो किसके द्वारा, क्योंकि कहाँ कर चेंज कहाँ कर रहे हैं हम, उसकी जेनेटिक लेवल पर वर्कआउट कर रहे हैं। चलिए, तो ये सब चीज़ें हमें समझनी है यहाँ पर, रिकम्बिनेंट डीएनए, जीन क्लोनिंग, जीन ट्रांसफर, ये हमारे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट, अब हमने ये तो समझ लिया कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल बॉडी है सर्कुलर शेप की, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है। प्लाज्मिड क्या है, क्रोमोजोम के अलावा बैक्टीरिया में जो एक्स्ट्रा बॉडी पाई जाती है एक, जो कि सेल्फ रिप्लिकेटिंग बॉडी है, और जिसके अंदर पावर है कि वो बाहर से डीएनए को काट के उसके अंदर डाला जाए और वो उसकी कॉपी बना दे बहुत सी, ठीक है। फिर उस कॉपी को हम यूज करके अपने प्रोडक्ट बनाएं, अपने लिए आवश्यक बेनिफिशियल चीज़ें बनाएं, या किसी एनिमल या किसी प्लांट में उसको इंसर्ट कर दे। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उसका क्या करने जा रहे हैं आगे।
लेकिन वो उसको काट के जो उसके अंदर चले गई है तो वो उसको पूरी तरह से एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म में बना देगा, जो कि एक्सप्रेस करके प्रोडक्ट बनाएंगे, या उनको हम किसी प्लांट में या किसी जीन में जिसमें भी हम डालना चाह रहे हैं उसमें उसको डाल सकते हैं उस जीन को। तो ये सब चीज़ें कौन कर रहा है? प्लाज्मिड कर रहा है। द पीस ऑफ डीएनए वुड बी नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द प्रोजेनी सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, बट when it gets integrated into a genome of the recipient, it may multiply and the inherited along with the host DNA। अब यहाँ पर कॉन्सेप्चुअली समझिए इसको, ठीक है। डू यू नो द लाइकली लेट फेट ऑफ द पीस ऑफ डीएनए। अब एक डीएनए का फेट क्या होता है? डीएनए का क्या होता है भविष्य? एक डीएनए का पीस है, उसका क्या होगा? विच इज समहाउ ट्रांसफर्ड इनटू एन एलियन ऑर्गेनिज्म। अगर वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में चले जाए डीएनए, तब क्या होना चाहिए? मोस्ट लाइकली दिस पीस ऑफ डीएनए वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द प्रोजेनी सेल। मोस्ट प्रोबेबली वो डीएनए नेक्स्ट प्रोजेनी में इंटीग्रेट नहीं करेगा, क्यों? अलग से अभी अभी जीनोम में इंटीग्रेट नहीं हुआ है, उससे क्रोमोसोम के डीएनए के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। अलग से पार्ट अगर हो तो वो कोई डीएनए की सेल से में अलग से पार्ट है, जुड़ा नहीं है डीएनए के साथ, ये बात ध्यान में रखना है। अभी जुड़ी नहीं है तो वो अब नेक्स्ट प्रोजेनी में नहीं जा पाएगा, क्योंकि अभी जुड़ा ही नहीं है जीनोम के साथ, ठीक है। तो कब जाएगा वो नेक्स्ट प्रोजेनी में? जब वो जीनोम के साथ जुड़ जाता है। ये एनसीईआरटी में समझाना चाह रही है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है कि जब तक वह डीएनए फॉरेन पार्टिकल जीनोम के साथ नहीं जुड़ेगा, वो मल्टीप्लाई नहीं करेगा और अगली प्रोजेनी में नहीं जाएगा, राइट। मोस्ट लाइकली दिस पीस ऑफ डीएनए वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द प्रोजेनी सेल। प्रोजेनी मींस जो आने वाली नेक्स्ट कोशिका या नेक्स्ट पीढ़ी है। और बट व्हेन इट गेट्स इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट, इट में मल्टीप्लाई एंड बी इनहेरिटेड अलोंग विद द होस्ट डीएनए, तभी इनहेरिट हो जाएगा। दिस इज बिकॉज द एलियन पीस ऑफ डीएनए हैज बिकम पार्ट ऑफ अ क्रोमोसोम, क्योंकि उसको वो स्वीकार कर लेता है, उसको एक्सेप्टेंस जरूरी है। डीएनए को एकदम से एक्सेप्ट नहीं करती है कोशिका, ठीक है, उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है, ठीक है। जब वो कंडीशन फुलफिल होती है तभी एक्सेप्टेंस होता है। which has the ability to replicate in a chromosome, there is a specific DNA sequence called the origin of replication, right। तो डीएनए सीक्वेंस एक स्पेसिफिक, हर क्रोमोसोम में अलग अलग सीक्वेंस होता है, राइट। अभी डीएनए में अगर रिप्लिकेशन होना है, ठीक है, तो डीएनए रिप्लिकेशन होने के लिए किसी डीएनए में ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन का भी होना आवश्यक है। अगर ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन नहीं होगा तो डीएनए रिप्लिकेट नहीं कर पाएगा, which is responsible for initiating replication. Therefore, for the multiplication of any aligned piece of DNA in an organism, it need to be part of a chromosome which has a specific sequence known as origin of replication। तो जिस क्रोमोजोम में origin of replication होना होगा, उसी क्रोमोजोम में वो डीएनए रिप्लिकेट कर पाएगा। अगर origin of replication नहीं होगा तो उस क्रोमोजोम में रिप्लिकेशन नहीं हो पाएगा, वो डीएनए रिप्लिकेट नहीं कर पाएगा। ये हमें यहाँ पर समझना है, राइट। ओके, तो बाकी तो इसमें कुछ खास है नहीं। दस द एन अलाइन डीएनए इज लिंक्ड विद द origin of replication so that this aligned piece of DNA can replicate and multiply itself into the host organism। This can also be called as cloning or making multiple identical copies of any template DNA। तो किसी भी टेम्पलेट डीएनए मतलब जिसका हम बनाने जा रहे हैं, किसी भी टेम्पलेट डीएनए के मल्टीपल कॉपीज हम इस तरह से बना सकते हैं, राइट। इसी को हम क्या कहते हैं? क्लोनिंग भी कहते हैं। चलिए, तो बाकी लाइन बाय लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो हमारा आ नहीं रहा है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इमर्ज फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग अ जीन इनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विद द नेटिव प्लाज्मिड, राइट। ऑटोनोमस रिप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, ये हमें फैक्ट याद रखना है। ऑटोनोमसली रिप्लिकेटिंग सेल्फ रिप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए क्या कहलाता है? प्लाज्मिड कहते हैं। देखो, माइंड में कोई प्रकार का कॉम्प्लेक्सन मत पालो, फिर सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड लर्न करिए। ऑफ साल्मोनेला टाइफिमियम, ठीक है, अब इसको याद रखना, साल्मोनेला टाइफिमूरियम। साल्मोनेला टाइफिमूरियम में सबसे पहले प्लाज्मिड की डिस्कवरी की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ये हम क्लास के स्टार्ट में ही पढ़ चुके हैं। किसके द्वारा की गई थी? स्टेनले कोहन के द्वारा, ठीक है, एंड हर्बर्ट बॉयर। accomplished this in 1972 by isolating the antibiotic resistance gene by cutting out of a piece of DNA from a plasmid which was responsible for conferring antibiotic resistance। The cutting of DNA at a specific location become possible with the discovery of the so-called मॉलिकुलर सीजर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का पता चल गया था जिससे वो काम कर रहे थे, ठीक है, ये हम सारी थ्योरी पढ़ चुके हैं। उस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के कारण ही, उस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की के सहूलियत के कारण ही हम क्या कर पाए कि हम क्या कर पाए? डीएनए को काट पाए, राइट, और उसको फिर आगे क्लोनिंग के लिए ले जा पाए।
द कट पीस ऑफ डीएनए वाज देन लिंक्ड विद द प्लाज्मिड डीएनए, राइट। ये सारी चीजें हम थ्योरी पढ़ चुके हैं, समझ में आ गया कि प्लाज्मिड के साथ उसको जोड़ा जाता है। दीज प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज वेक्टर। अब किसका काम कर रहा है? वेक्टर की तरह काम कर रहा है। वेक्टर मतलब लेके जाने वाला, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना वाला। वेक्टर कोई चीज लेके जाता है, वेक्टर में से लेके जाता है, कैरी करता है। तो प्लाज्मिड क्या कर रहा है? कैरी करने का काम कर रहा है। किसको कैरी कर रहा है? फॉरेन डीएनए पार्टिकल को, जो हम काट के उसमें चिपका सकते हैं। तो प्लाज्मिड क्या है? एक प्रकार का वेक्टर है, इट इज अ वेक्टर, राइट। चलिए, द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकम पॉसिबल विद द एंजाइम डीएनए लाइगेज, राइट। अब एक तो हमने काटा, किससे काटा? हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा। अब एक तो काटने वाले एंजाइम, अब अलग उसे मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज ऑल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर। हमने उससे काट दिया उसको। अब काट के जो पीस हमने काट दिए हैं, उस पीस को हमें क्या करना है? उस पीस को हमें किसी प्लाज्मिड में जोड़ना भी है। अब हमने वो पीस तो काट दिया वहां से, राइट। अब जोड़ने के लिए भी एक एंजाइम होगा, उसे बोलते हैं लाइगेज। तो ये अलग अलग एंजाइम भी हमें याद रखने हैं। एक तो काटने के लिए कौन सा एंजाइम है? हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, राइट। और काटना भी दो तरह की जगह से होता है, इसे हम आगे नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया गया है एनसीईआरटी में, राइट। तो जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम आएगा? लाइगेज। लाइगेज से हम क्या करेंगे? उस दोनों सिरों को आपस में जोड़ देंगे या उसको प्लाज्मिड के साथ जोड़ देंगे, राइट। लाइगेज से, लाइगेज क्या है? एक एंजाइम है। लाइगेज इज ऑल्सो एन एंजाइम, राइट। ओके, तो रिस्ट्रिक्शन इंडो, तो एंजाइम समझ में आ गया। तो एक्चुअली ये है न्यूक्लियस एंजाइम। न्यूक्लियस एंजाइम टू टाइप के होते हैं। पहला है तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, दूसरा एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस हमेशा बीच से काटता है, जबकि एक्सोन्यूक्लियस डीएनए को किनारे से काटता है। ये पॉइंट भी हमें याद रखने हैं। चलिए, द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था हिंद सेकंड, इट वाज हिंद सेकंड, राइट। और 5 ईयर के बाद, जैसे हिंदी सेकंड की खोज तो हो गई थी, राइट, स्टार्ट में ही, राइट। और 5 ईयर के बाद उस पर ज़्यादा जब डिस्कवरी की गई, तो हिंद सेकंड में पाया गया कि हिंद सेकंड ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, कि किसी एक विशेष पॉइंट पर ही काटता है, डीएनए को हर जगह से नहीं काटता है, किसी एक विशेष पॉइंट पर काटता है। दैट पॉइंट इज कॉल्ड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, रिकॉग्निशन सीक्वेंस, ठीक है। स्टार्ट में तो उसे रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहा गया, लेकिन बाद में इसको हम पैलिंड्रोमिक नाम देती है एनसीईआरटी। और पैलिंड्रोमिक मीन्स ऐसे सीक्वेंस जो उल्टे और सुलटे एक समान होते हैं। वो अभी आगे इसका नेक्स्ट पढ़ेंगे, राइट। बिसाइड हिंद सेकंड, टुडे वी नो मोर देन 900 restriction enzymes that have been isolated from over 230 strains। तो अभी 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से भी ज़्यादा खोजे जा चुके हैं, राइट, जो कि कट करने के काम आते हैं, जो कि मॉलिक्यूलर सीजर है। द कन्वेंशन फॉर नेमिंग दीज एंजाइम, अब इनका नेम कैसे दिया जाता है, आगे नेक्स्ट पैरा में बताता है कि फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम्स फ्रॉम द जीनस एंड द सेकंड टू लेटर कम्स फ्रॉम द स्पीसीज। अब जैसे मैंने कहा इको आर आई, या इको आर फर्स्ट, या हिंद सेकंड, राइट। तो इको आर फर्स्ट, इसी का उदाहरण लेते हैं अगर हम, तो इसमें इको, इको किससे लिया गया? इसेर्सिया कोलाई। और नेक्स्ट टू वर्ड किसके लिए, किससे दिए गए? आर स्ट्रेन, ट्रेन होते हैं ना, आर प्लस, आर स्ट्रेन, एफ स्ट्रेन, ये बैक्टीरिया के अलग अलग स्ट्रेन होते हैं। और इको, इसेर्सिया कोलाई, ई का फर्स्ट वर्ड दे दिया गया, जनरा इसेर्सिया है, और कोलाई क्या है? इसकी स्पीसीज है, राइट। साइंटिफिक नेम जनरा और स्पीसीज से मिलकर बना होता है, ये हमको पता होना चाहिए। तो जनरा क्या है इसका? इसेर्सिया, और स्पीसीज क्या है? कोलाई। ये क्या है? बैक्टीरियम है एक। तो ई को आर फर्स्ट, तो फर्स्ट ये रोमन वर्ड है, पहले खोजा गया होगा ये एंजाइम, तब इस एंजाइम का नाम इको आर फर्स्ट रखा गया। तो हमें ध्यान रखना है कि एंजाइम के नेम को जब हम लिखते हैं, तो एंजाइम का नाम लिखते समय हमें क्या करना है? सबसे पहले उसकी जनरा और उसके बाद उसकी स्पीसीज के 2 वर्ड लिखने हैं, उसके बाद रोमन वर्ड, और उसके बाद स्ट्रेन का नाम। तो ये होता है हमारा कन्वेंशनल तरीका किसी भी एंजाइम को लिखने का, से अच्छी तरह से हमें समझ लेना, राइट। चलिए, तो आगे बायोटेक्नोलॉजी क्या कह रही है, बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर, कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बीइंग टू ए लार्ज क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लियस। मैं आपको बता चुका हूँ, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस, राइट। ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ अ डीएनए सीक्वेंस, ठीक है। तो अब जैसे कोई एक डीएनए है, अब उस डीएनए से हमने क्या किया? उस डीएनए से हमें काटना है, बीच से कोई डिजायर्ड जीन उसके बीच में है। अगर उसके बीच में कहीं डिजायर्ड जीन है, तो क्या करेगा वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम? उस पूरे डीएनए को स्कैन करेगा,
और स्कैन करके जहाँ पर उसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिलेंगे वहीं से ये काटना शुरू करता है और जगह से नहीं काटता है, राइट? इस फैक्ट को ध्यान रखना है, ठीक है? तो इसे हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, तो स्पेसिफिक सीक्वेंस पर ही काटेगा। इस रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ठीक है? फॉर एग्जांपल मलयालम, मलयालम को उल्टा और सुल्टा पढ़ोगे तो दोनों जगह से समान दिखेंगे आपको, और डायग्राम भी आपको शो कर रहा है GAATTC, CTTAAG, ठीक देखो बिल्कुल उसका कंप्लीमेंट्री होता है डीएनए में, पता है, ठीक है? दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं, एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं। एक में GAATTC है तो ठीक उसका कंप्लीमेंट्री। अब देखो इधर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, इधर G, यहाँ से भी G, इधर A, इधर से भी A, राइट? A इधर A, T T, राइट? यू कैन अंडरस्टैंड ये क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, यानी उल्टा सीधा दोनों तरफ से समान होंगे। इट इज कॉल्ड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ओके, 5 एंड टू 3 एंड और 3 एंड टू 5 एंड अगर हम इनको रीड करेंगे तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के समान होंगे। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। मेन जो चीज़ अभी तक हमने समझ ली है सारी, उसको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। सपोज ये हमारा एक फॉरेन डीएनए है, राइट? और दूसरा ये हमारा प्लाज्मिड है, यानी कि इस प्लाज्मिड के अंदर हमें इस डीएनए को इंसर्ट करना है। इस डीएनए को अगर है सिंपली हम इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटेंगे, दोनों को एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटते हैं, ये फैक्ट ध्यान में रखना है। और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट के हम इसको लाइगेज करवा देंगे, और लाइगेज करा के जो पूरी प्रोसेस मैंने आपको बताई है, होस्ट सेल में इसको डालेंगे, यानी इस बैक्टीरिया में इसको डालेंगे, इस प्लाज्मिड को डालेंगे, और ये इस बैक्टीरिया के अंदर यह प्लाज्मिड इसकी कॉपी बना देगा, ठीक है? तो इसेर्सिया कोलाई ये बैक्टीरियम यूज किया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। इसेर्सिया कोलाई बायोटेक्नोलॉजी इसेर्सिया कोलाई के बिना तो पूरी होती ही नहीं है। इसेर्सिया कोलाई एक बैक्टीरियम है जिसके अंदर ये प्लाज्मिड वर्क करता है, ठीक है? तो इसने सेल को डिवाइड करके ये इसका क्लोन बना दे। नेक्स्ट हेडिंग है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, राइट? तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए को अलग अलग करने का एक मेथड है, यानी डीएनए के टुकड़े तो हुए, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, हमको इनको मॉलिकुलर वेट के हिसाब से छोटे को और बड़े को अलग अलग करना है, क्योंकि ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें उस पर जीन को जिसको हमने क्लोन करना है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, एगेरोज जेल में, एगेरोज जेल एक माध्यम है, ठीक है? एगेरोज जेल में हम क्या करते हैं, प्लस और नेगेटिव माइनस चार्ज इसमें क्रिएट कर देते हैं, यानी इसको इलेक्ट्रोड बना देते हैं। और हमें पता है कि डीएनए ऋण आवेशित होता है, डीएनए क्या है, माइनस चार्ज होता है, तो वो प्लस चार्ज की ओर जाएगा। तो प्लस चार्ज की ओर जब डीएनए जाएगा तो सबसे हल्का जो पार्ट होगा उसका, वो सबसे पहले चले जाएगा, ठीक है, प्लस चार्ज की ओर। इस तरह से हल्के पार्ट वाले मॉलिकुलर वेट वाले सबसे पहले पहुंचेंगे, और उससे थोड़ा जो बड़े डीएनए के टुकड़े होंगे, यानी जिनका मॉलिकुलर वेट थोड़ा ज़्यादा होगा, वो थोड़ा देर में पहुंचेंगे, और उससे जो ज़्यादा होगा उस थोड़ा देर में पहुंचेंगे। तो इस तरह से एक बैंड सा बन जाता है, ठीक है? तो फिर उस बैंड से हम क्या करते हैं, उस बैंड को हम इरिथ्रीडियम ब्रोमाइड, ये याद रखना है केमिकल का नाम, इरिथ्रीडियम ब्रोमाइड, ठीक है? क्योंकि वो उसको नारंगी रंग देता है, हम उस बैंड को पहचानने में मदद करता है। इरिथ्रियम ब्रोमाइड से हम उन बैंड को पहचान लेते हैं और उन डीएनए के टुकड़ों को फिर इससे अलग कर देते हैं, ठीक है? इससे डीएनए के टुकड़ों को अलग करने को इल्यूशन कहते हैं। इसे ये भी टर्म में याद रखना है, इल्यूशन किसे कहते हैं, जब एगेरोज जेल से डीएनए के टुकड़ों को अलग कर देते हैं, उस पीस को काट देते हैं, जाके फ्यूचर में हम उसका आगे यूज कर सकें। थैंक यू। नेक्स्ट हमारा है क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर मतलब जैसे प्लाज्मिड, जिसमें हम फॉरेन डीएनए को डाल सकें, ठीक है? प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल बॉडी होती है, क्रोमोजोम के अलावा जो सर्कुलर बॉडी होती है वो उसमें हम डीएनए का पीस काट के डालते हैं, फिर उसमें उसकी कॉपी बनाते हैं, राइट? तो एक अच्छे वेक्टर में क्या क्या गुण होने चाहिए, हमें एनसीईआरटी पढ़वाती है। तो क्या क्या गुण होने चाहिए इसमें, सबसे पहले तो ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होना चाहिए। ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन अगर होगा तो ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन पर हम अपने डीएनए को डाल पाएंगे और वह डीएनए रिप्लिकेट करेगा। तो ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन क्या है, जहाँ से डीएनए रिप्लिकेट करता है, ये हमारे प्लाज्मिड में होना चाहिए। दूसरा सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर का मतलब उसके अंदर कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स होते हैं, वो एंटीबायोटिक में ही अगर हम अपने जीन को डालें तो वो जीन रिकम्बिनेंट हो जाता है, ठीक है? क्योंकि जो डीएनए जो प्लाज्मिड के साथ अगर हम फॉरेन पार्टिकल या दूसरा जीन डालते हैं, जो जीन हमको चाहिए उस जीन को हम इसमें कॉपी करवाते हैं इसमें डाल के, तो उसे बोलते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए। ये हम समझ चुके हैं, ठीक है? तो रिकम्बिनेंट डीएनए को पहचान करानी होती है बाद में इसके जब प्रोडक्ट बनते हैं तो वहाँ पर पहचान करानी पड़ती है कि हाँ इसमें रिकम्बिनेशन हो गया है या नहीं हुआ है करके। तो ये सिलेक्शन करने में वहाँ पर फ़ायदा देते हैं, सिलेक्शन करने में आसानी होती है हमें इन सेलेक्टेबल मार्कर्स से, ठीक है? तो ये कैसे होता है सिलेक्शन इसका, इसको मैं आगे थोड़ा ब्रीफ करूंगा, ठीक है? तो अभी यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा कि एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर है, जो कि हमको कॉलोनी को आइडेंटिफाई करने में मदद करेंगी। नेक्स्ट क्लोनिंग साइट।
In order to link the alien DNA, the vector need to have very few preferably single recognition site. तो रिकॉग्निशन साइट कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। रिकॉग्निशन साइट मतलब यही एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, जो सारी हमारी रिकॉग्निशन साइट है, जो सिलेक्टेबल मार्कर है, ये कम से कम होनी चाहिए। इसे हम बोलते हैं क्लोनिंग साइट्स, ठीक है। इसे क्लोनिंग साइट्स बोलते हैं। अब क्यों होनी चाहिए कम से कम? क्योंकि कम से कम होंगी तो वो आसानी से हमें पहचान में आसान हो जाएगी अगर कॉलोनी ग्रो कर रही होगी, ठीक है। अलाइन डीएनए इज कैरीड आउट रिस्ट्रिक्टेड साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। समझ में आ गया, ठीक है। जैसे एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन पीवीआर 322 में दोनों में से हम कहीं पर कट लगा करके यहाँ पर अपना फॉरेन डीएनए डालेंगे। उस फॉरेन डीएनए को हम बैक्टीरिया के अंदर डाल देंगे तो ये मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। अब इस प्लाज्मिड के अंदर हमने फॉरेन डीएनए डाल दिया। जिसके अंदर हमने फॉरेन डीएनए डाल दिया उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए। अब यह क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। अब लास्ट में जब इसका काम हमारा ख़त्म हो चुका होगा, अब हम पहचान करेंगे कि कौन कौन सी सेल में रिकम्बिनेशन हो चुका है या रिकम्बिनेंट डीएनए पहुंचा है, कहाँ कहाँ मल्टीप्लाई किया है, तो हम उसको दो केमिकल में डालते हैं, जो दो एंटीबायोटिक्स में डालते हैं, एक तो एम्पिसिलिन में और एक टेट्रासाइक्लिन में। तो अगर जब एम्पिसिलिन वाले पेप्टिडिस में उसको डालते हैं तो वहाँ पर सारी ग्रो कर जाती है, सारी रिकम्बिनेंट भी, नॉन रिकम्बिनेंट भी। अब जब हम उसमें से उसको टेट्रासाइक्लिन में ले जाते हैं तो टेट्रासाइक्लिन में जिनमें रिकम्बिनेशन हो गया वो ग्रो नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि यहाँ पर तो कट लग गया, यहाँ पर तो हमारा फॉरेन डीएनए आ गया है, तो ये टेट्रासाइक्लिन नहीं बना पाएगा। क्योंकि जनरली क्या काम करते हैं? ये टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन बनाने का काम करते हैं, यानी एंटीबायोटिक बनाने का काम करते हैं, लेकिन ये नहीं बना पाएगा। तो इसका मतलब ये हमारा फॉरेन डीएनए को पहचानने में मदद देगा। तो क्लोनिंग साइट कम से कम होनी चाहिए, दूसरा ये इसका इम्पोर्टेंट है, राइट। ओके, एज ए मैटर ऑफ कंप्लीशन केवल 2 या 3 हमारे छोटी छोटी हेडिंग रह गई हैं, इनको कंप्लीट कर लेते हैं, राइट। इनमें से कुछ एक फैक्ट होंगे वो आप लर्न कर लेना, ओके। पहला, वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट एंड एनिमल। तो प्लांट में जो वेक्टर की तरह काम करता है वो कौन काम करता है? एग्रोबैक्टीरियम टुमिनिफेसियंस। एग्रोबैक्टीरियम टुमिनिफेसियंस का नाम याद रखना है, राइट। तो इसको हम एज ए वेक्टर यूज करते हैं, ठीक। जनरली है क्या ये? टुमिफेसियंस से नाम से पता चल रहा है, ठीक है। तो ये ट्यूमर फॉर्मेशन करता है, प्लांट में कैंसर पैदा करता है, बैक्टीरियम टुमिफेसियंस, ठीक है। तो हम इसके कैंसर पैदा करने वाली क्वालिटी को सप्रेस करके इसमें अपना जीन डाल करके इसको यूज में लेके आते हैं, राइट। तो प्लांट में क्लोनिंग के लिए या प्लांट में रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हम एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसियंस का यूज करते हैं। जबकि एनिमल के लिए हम रेट्रोवायरस का यूज करते हैं, यानी कि जो एड्स का वायरस है, ठीक है, उसको हम एज ए वेक्टर यूज करते हैं मैन में। ये हमें, या ह्यूमन बींग्स में, ये या एनिमल्स में, और ये हमें ध्यान रखना है, राइट। 2 फैक्ट हमें एनसीईआरटी के इससे याद रखने। नेक्स्ट, एक छोटी सी अगली हेडिंग आगे देख लेते हैं। कंपिटेंट होस्ट, राइट। व्हाट इज कंपिटेंट होस्ट? कंपिटेंट होस्ट का मतलब कि हमें अब मेनली हमें क्या करना है? हमने सारा काम कर लिया। हमने क्या काम कर लिया? हमने डीएनए आइसोलेट कर लिया, इलेक्ट्रोफोरेसिस से उसको अलग अलग कर लिया, उसके बाद उसे वेक्टर में इंसर्ट कर दिया। वेक्टर में इंसर्ट करने के बाद उसकी कॉपी बनी। अब वेक्टर में इंसर्ट करने के बाद हमें उसे सूटेबल होस्ट में पहुंचाना है, यानी कि जिसके अंदर हमने उसे डालना है, एक्चुअल में जिस कोशिका के अंदर डालना है। मेन तो ये टारगेट, यानी कि जो अनहेल्दी सेल है या अनहेल्दी प्लांट है या अनहेल्दी एनिमल है, उसको हमने हेल्दी बनाना है उस जीन को डाल करके, राइट। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले उसकी कोशिका को क्या होना होगा? उस कोशिका को उसको एक्सेप्ट करने के लायक बनना पड़ेगा, उसको एक्सेप्ट करने के लायक बनाना होगा। उसे बोलते हैं कंपिटेंट होस्ट, राइट। तो इसको थोड़ा हम एनसीईआरटी की लाइन से पढ़ लेते हैं। सिंस डीएनए इज ए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, ये क्या है? हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है डीएनए, हाइड्रोफिलिक है। इट कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन से सीधे पास नहीं हो सकता है क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, राइट। तो हमसे इसको सेल मेम्ब्रेन के अंदर जबरदस्ती डालना पड़ेगा, राइट। तो या उस सेल को हमने एक्सेप्टेबल बनाना पड़ेगा, इसे बोलते हैं कंपिटेंट होस्ट। इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्मिड, द बैक्टीरियल सेल्स मस्ट फर्स्ट बी मेड कंपिटेंट टू टेक अप डीएनए। तो सबसे पहले बैक्टीरिया की कोशिका को क्या बनना हो चाहिए? कंपिटेंट होना चाहिए कि उस डीएनए को ले ले। दिस इज डन बाय ट्रीटिंग देम विद अ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कैटायन सच एज कैल्शियम। तो इसके लिए कैल्शियम का यूज किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कैल्शियम का यूज करके बैक्टीरिया की कोशिका को, यानी कि होस्ट को हम एक्सेप्ट करने के लायक बना सकते हैं कि वो डीएनए को, फॉरेन डीएनए को एक्सेप्ट कर ले, उसके अंदर चले जाए। विच इंक्रीज द एफिशिएंसी विथ विच डीएनए इंटर्स द बैक्टीरियम थ्रू पोर्स in its cell wall, right? So recombinant DNA can then be forced into such cell by incubating the cell with recombinant DNA on ice, right? तो अब हम क्या करते हैं? इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसे
हाई टेम्परेचर में लेते हैं, राइट। ठीक है, पहले इसे लो टेम्परेचर में लेते हैं, सॉरी, पहले इसे लो टेम्परेचर में लेते हैं, फिर इसके बाद इसको हाई टेम्परेचर में लेते हैं, जिससे वो सूटेबल हो जाता है। फॉलोड बाय प्लेसिंग देम 42 डिग्री सेंटीग्रेड हीट सॉक, उसके बाद को हीट सॉक दिया जाता है, राइट। तो ये टेक्निक है, इस टेक्निक को याद रखना है। पहले क्या करना है, उसे आइस में लेना है, कम कोल्ड टेम्परेचर में ले लेना है, फिर उसके बाद हाई टेम्परेचर में ले लेना है 42 डिग्री का, ठीक है, जिससे वो सेल को, वो फॉरेन डीएनए को एक्सेप्ट कर लेता है, राइट। ओके, अब इसके अलावा आज की डेट में बायोटेक्नोलॉजी ने और भी एडवांस तकनीक डेवलप कर ली है, राइट। तो इनमें से एक है माइक्रो इंजेक्शन, राइट। माइक्रो इंजेक्शन किसे दिया जाता है, इन माइक्रो इंजेक्शन रिकम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंसर्ट इन द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल। तो एनिमल सेल के न्यूक्लियस के लिए माइक्रो इंजेक्शन, हमें फैक्ट याद रखना है, एनिमल सेल के न्यूक्लियस में अगर हमें डालना है सीधे सीधे उस डीएनए को, जो डीएनए हमें चाहिए, तो हम सीधे क्या करेंगे, माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा इंजेक्ट करेंगे उसे। तो एनिमल के अंदर इंजेक्शन से याद रखना, माइक्रो इंजेक्शन की बायोटेक्निक किसमें यूज की जाती है, एनिमल में यूज की जाती है। उसी प्रकार अगर प्लांट के जीन के अंदर हमें कोई डीएनए डालना है, तो हम उसके लिए बायोलिस्टिक और जीन गन का यूज करते हैं। जीन गन या बायोलिस्टिक गन किसके लिए यूज की जाती है, हमारी जीन गन या बायोलिस्टिक गन हमारे प्लांट के लिए की जाती है, प्लांट के अंदर अगर वो फॉर्म को डीएनए को डालना है, राइट। चलिए, ये हेडिंग हमारी कंप्लीट हो गई। तो इसमें दो चीज याद रखना, माइक्रो इंजेक्शन और बायोलिस्टिक जीन गन। बायोलिस्टिक जीन गन प्लांट के लिए, माइक्रो इंजेक्शन एनिमल के लिए। और वहाँ क्या याद रखना था हमें, ट्यूमर कॉजिंग जो होता है एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेसियंस का नाम याद रखना है, जो कि प्लांट में यूज किया जाता है एज ए वेक्टर, और एनिमल में रेट्रोवायरस एज ए वेक्टर यूज किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट अगली हेडिंग देख लेते हैं एनसीईआरटी की, प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, राइट। प्रोसेसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब तो यहाँ से हम देखते हैं कि कौन कौन सी प्रोसेस के थ्रू हमारी रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी कंप्लीट होती है, राइट। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा बायोटेक्नोलॉजी में, सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी में क्या करेंगे हम, आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। तो सबसे पहले क्या किया हमने, जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट किया। अब आपको लगेगा कि ये सारी चीज़ तो भी सर ने पढ़ाई दी थी इससे पहले, दोबारा से इसी चीज़ को पढ़ा रहे हैं, तो इसमें क्या अलग पढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ तो एनसीईआरटी पहले सारी चीज़ दे देती है, लास्ट में इसकी प्रोसेस को डिस्कस कर रही है, जबकि सारी चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन अब इस प्रोसेस को सही वे में टॉपिक वाइज यहाँ पर वो समझ चुके हैं, प्रोसेस को, टूल टेक्निक सब कुछ समझ चुके हैं, हमारा बेस क्लियर हो चुका है। तो अब हम बायोटेक्नोलॉजी को सम अप कर देते हैं, राइट। तो इसी को हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्या क्या चीज़ें इसमें प्रोसेसिंग कैसे की जाती है लास्ट तक। तो पहला स्टेप क्या है, आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। तो डिजायर्ड जेनेटिक मटेरियल को हमने क्या किया, आइसोलेट कर दिया। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, अगर हम किसी डिजायर्ड जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। तो आइसोलेट करने के लिए अब उस डीएनए को हमें उस कोशिका से आइसोलेट करना है, तो उस कोशिका के अंदर तो सेल वॉल के अंदर भी होगा, उसके अंदर वो और भी कई सारे एंजाइम होंगे, प्रोटीन भी होंगे उसके अंदर, सेलुलोज भी होंगे उसके अंदर, और भी कई सारी चीज़ें होंगी। तो उन आरएनए से भी उसको अलग करना पड़ेगा, मैक्रोमोलेक्यूल से भी उसको अलग करना पड़ेगा, सबसे अलग करके हमें निकालना पड़ेगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया के लिए लाइसोजाइम, सेलुलोज प्लांट सेल के लिए, और काइटिनेज फंगस के लिए हम यूज करते हैं, ताकि उसकी सेल वॉल वो हो जाए, सेल वॉल ब्रेक हो जाएगी, तभी सेल के अंदर से डीएनए को हम सेपरेट कर पाएंगे, राइट। तो ये क्या है, हमारा आइसोलेट करने का तरीका है। आइसोलेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लाइसोजाइम, सेलुलोज और काइटिनेज, राइट। यू नो दैट जीन्स आर लोकेटेड ऑन द लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए इंटरविन्ड विद प्रोटीन सच एज हिस्टोन। तो हमें पता है कि डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ एक कॉइलिंग बनी रहती है, डीएनए ऑक्टोमर बना रहता है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का, राइट। तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का जो ऑक्टोमर बना होता है, हमें उसे हिस्टोन से भी निकालना है, क्योंकि डीएनए को हमें कहाँ कहाँ से निकालना है, मैक्रोमोलेक्यूल से भी अलग करना है और हिस्टोन से भी अलग करना है, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, एंजाइम यूज करेंगे। चलिए, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। पीसीआर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये हमारे नीट के लिहाज से भी और हमारे बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर के बोल्ड के लिहाज से भी वेट रखता है, ठीक है। तो पीसीआर है क्या, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन समझ में ही आ रहा है कि अपने आप डीएनए की कॉपी बनाना, डीएनए की बहुत सी कॉपी बनती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा, ठीक है। तो इसमें यूज क्या किसका किया जाता है, इसमें एक एंजाइम का यूज किया जाता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए, यानी उसकी बहुत सी कॉपी बनाने के लिए, उसे बोलते हैं पॉलीमरेज एंजाइम, राइट। पॉलीमरेज एंजाइम जो ऑब्टेन किया जाता है, ये थर्मस एक्वेटिकस नामक एक बैक्टीरियम से ऑब्टेन किया जाता है, क्योंकि वो हॉट टेम्परेचर में उगता है,
राइट, वहाँ 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 सर्वाइव करता है वो। तो इस वजह से वह बैक्टीरिया क्या करेगा, वह बैक्टीरिया थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया पॉलीमरेज एंजाइम को सीक्रेट करता है। राइट, इस पॉलीमरेज एंजाइम का यूज करके हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करवाते हैं। ओके, तो अब इसमें कुछ स्टेप्स दिए हैं एनसीईआरटी ने, डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन और एम्पलीफिकेशन। राइट, डीनेचुरेशन सबसे पहले हाई टेम्परेचर में डीनेचर किया जाता है, यानी डबल स्टैंड को सिंगल स्टैंड में बदलने को डीनेचुरेशन कहते हैं। हीट शॉक दिया जाता है 90 टू 94 डिग्री सेंटीग्रेड में, डबल स्टैंड हमारा कट के सिंगल स्टैंड में बदल जाएंगे। अब सिंगल स्टैंड में डीएनए के आरएनए के छोटे छोटे प्राइमर जोड़े जाते हैं, सिंगल सिंगल स्टैंड, ताकि वो भी डबल स्टैंड हो जाए। जब हमने इसमें आरएनए के प्राइमर जोड़ते हैं छोटे छोटे, तो ये प्राइमर हमेशा 5 to 3 एंड काम करते हैं। राइट, इसे बोलते हैं एनिलिंग, और ये की जाती है 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड में। एनिलिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारा एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन में हम डीएनए पॉलीमरेज का यूज करते हैं, जो कि टेक पॉलीमरेज कहा जाता है। राइट, क्योंकि ये थर्मस एक्वेटिकस से ऑब्टेन किया जाता है। राइट, तो इसमें डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स और टेक पॉलीमरेज दोनों ही जब हम डालते हैं तो ये रिएक्शन होती है। ठीक है, डीएनए आरएनए प्राइमर तभी काम करता है जब डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स भी एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, एडिशनल दिए जाएंगे उसे, लैब में अपने हाथ से दिए जाएंगे उसे एक्स्ट्रा, प्लस डीएनए पॉलीमरेज। तो अब इसमें पॉलीमरेज रिएक्शन होनी शुरू हो जाती है, और ये डीएनए की चेन को लंबी आगे बढ़ाते जाता है। तो इस तरह से इसकी बार बार मल्टीपल टाइम इसको करा करके हम इसकी एम्पलीफिकेशन के द्वारा बिलियन से मिलियंस ऑफ कॉपीज इस डीएनए की बना सकते हैं। इट इज कॉल्ड एम्पलीफिकेशन और पीसीआर। नाउ इट्स टाइम टू साई ऑफ रिलीफ, क्योंकि अब केवल दो ही टॉपिक रह गए हैं। एक है इंसर्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल या ऑर्गेनिज्म, दूसरा ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। राइट, और इसके बाद बायोरिएक्टर है, बायोरिएक्टर हम इसी के अंदर डिस्कस कर देंगे जब ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब पहले आ जाइए इंसर्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल या ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब इसमें एनसीईआरटी जो यहाँ पर लिख देती है, एनसीईआरटी यहाँ पर सिलेक्टेबल मार्कर को भी इंट्रोड्यूस करा देती है। हालांकि सारी जो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रिकम्बिनेंट डीएनए को हमने होस्ट सेल में इंसर्ट करना है। ठीक है, अब रिकम्बिनेंट सेल को हमने होस्ट सेल में इंसर्ट करा दिया, जीन गन के द्वारा या जो जीन ब्लास्टिंग जो भी हमने पढ़े थे मेथड, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़े माइक्रो इंजेक्शन, किसी भी मेथड से माना हमने एंटर करा दिया है। अब एंटर की हुई जो कोशिका है उसके हमें क्या करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है। हो सकता है कि सब में इंटर तो करेगी नहीं, कुछ कोशिकाएं ऐसी भी होंगी जो कि ट्रांसफॉर्म नहीं हुई हैं, उनको डिटेक्ट कर लेते हैं। राइट, यानी कि हमें क्या चाहिए, रिकम्बिनेंट डीएनए वाली कोशिका को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर का यूज करते हैं। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पर हम एम्पलीसिलिन रेजिस्टेंस जीन अगर उसमें होगा, एम्पलीसिलिन रेजिस्टेंस साइट पर अगर हमारा फॉरेन डीएनए पार्टिकल लगा होगा, तो एम्पलीसिलिन में वो ग्रो नहीं कर पाएगा, जिससे पहचान हो जाएगी कि जो जो कॉलोनी एम्पलीसिलिन में ग्रो नहीं कर रही होगी, तो पहचान हो जाएगी कि ये कॉलोनी जो है रिकम्बिनेंट है। राइट, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है नीट या अन्य कम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। नेक्स्ट आ जाइए ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। अब ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट में अब हमें एक्सप्रेस करवाना है जीन को। जीन तो हमने इंसर्ट करा दिया, जीन जीन तो हमने फॉरेन डीएनए में इंसर्ट जीन तो हमने होस्ट में इंसर्ट करा दिया। अब उस होस्ट से हमें एक्चुअल प्रोसेसिंग देखनी है। अब होती है एक्चुअल प्रोसेसिंग स्टार्ट, वाकई में क्या हमारी क्लोनिंग सक्सेसफुल रही या नहीं, वो हमें बताएगा जब वो प्रोडक्ट देना शुरू करेगा। अगर हमने वो तो कर दिया, लेकिन हो सकता है कहीं पर कोई कमी रह गई हो, तो अच्छी तरीके से हमारे प्रोडक्ट प्रोसेस नहीं हो पाएंगे। राइट, तो अब हमें प्रोसेस प्रोडक्ट देखना है, उस जीन का एक्सप्रेशन देखना है कि क्या वह कोशिका में जा करके वह प्रोटीन बना पा रही है जिस प्रोटीन की हमें आवश्यकता है, क्या वह उस कोशिका में जाकर के वो प्रोडक्ट बना पा रही है जिस प्रोडक्ट के लिए हमने उस जीन को इंट्रोड्यूस किया है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसका कुछ एम होना चाहिए। तो हमारा एम क्या था, बायोटेक्नोलॉजी का एम ये था कि हम फॉरेन डीएनए को किसी भी दूसरे प्लांट या किसी भी दूसरे एनिमल या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करें, ताकि वह क्या कर सके, उसको कुछ फ़ायदा दे सके। ठीक है, अगर हम ह्यूमन वेलफेयर की बात करें तो यहाँ पर दवाइयाँ, मेडिसिन, एंजाइम और कई सारे प्रोटीन्स, ऐसी चीज़ें जो बायोकेमिकली प्रोसेस की जा सकती हैं, वो हम बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा करते हैं। तो अब हमें देखना है कि हमने अपना जीन सही जगह भेजा है और वह सही प्रोसेसिंग कर रहा है। राइट, इट इज़ कॉल्ड ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। अब हमने उसको उससे आउटपुट लेनी है, उससे प्रोडक्ट बाहर निकालना है जो प्रोडक्ट को हमारे यूज में आ सके। राइट, अब नॉर्मली हम क्या करेंगे, रिकम्बिनेंट प्रोटीन जो अब इस तरह से हमें प्रोटीन मिलेगी, जो प्रोडक्ट मिलेगा एज ए प्रोडक्ट प्रोटीन भी हो सकती है, तो प्रोटीन क्या कहलाती है, रिकम्बिनेंट प्रोटीन, क्योंकि रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से मिली हुई है। तो इन सारी चीज़ों को हमें समझना है। राइट,
इफ एनी प्रोटीन इनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड एज अ हेट्रोलोगस होस्ट जहाँ वो एक्सप्रेशन दिखा रहा है। ओके, तो ये सारा एनसीईआरटी मैंने यहाँ तक आपको क्लियर कर दी। अब जाके सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो कुछ कोशिका से हमने प्रोडक्ट लिए, ठीक है, अब हमें क्या करना है, उन कोशिकाओं को रिमूव भी करते रहना होगा, क्योंकि वो कोशिकाएं एग्जॉस्ट हो जाएंगी। प्रोडक्ट उनसे निकाल दिया, वो कोशिकाएं भी एग्जॉस्ट हो जाएगी। फिर हमें क्या करना है, नया मीडियम उसमें डालते रहना है, फिर प्रोडक्ट लेते रहना है। समय समय पर टाइमली हमें उस प्रोडक्ट को लेते रहना है और फ्रेश मीडियम को इंट्रोड्यूस कराते रहना है, ताकि हमारा प्रोडक्ट हमें कंसिस्टेंटली मिलता रहे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन के लिए, छोटे मोटे स्केल पर तो हम इसको अपने एक लैब में भी प्रोडक्ट टेस्ट कर सकते हैं कि क्या सही प्रोटीन देने लग गया है, कैसे सही प्रोटीन आने लग गया है, क्या सही प्रोटीन दे रहा है, राइट। लेकिन लार्ज स्केल पर कमर्शियली प्रोड्यूस करने के लिए हम बायोरिएक्टर्स का यूज करते हैं, राइट। तो बायोरिएक्टर्स क्या है, बायोरिएक्टर्स जिनसे हमें प्रोडक्ट प्राप्त हो सके, बायोरिएक्टर के द्वारा प्रोडक्ट प्रोसेस करवाते हैं, राइट। जो भी हमने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा मॉडिफाई कर लिया है, जिन कोशिकाओं को, जिन सेल्स को या जिस ऑर्गेनिज्म को, उससे हम लार्ज स्केल पर प्रोडक्ट निकलवाते हैं, राइट। तो इसके लिए बायोरिएक्टर बायोरिएक्टर हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 पॉइंट यहाँ पर शॉर्ट नोट्स के लिए, जैसे बायोरिएक्टर हो गया, और उसके बाद जीन क्लोनिंग हो गई, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और 3-4 टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट आते हैं इसके लिए शॉर्ट नोट्स के लिए, राइट। प्लाज्मिड, तो इनको शॉर्ट नोट्स की तरह तैयार करना है। ओके, मैं उसका एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसके शॉर्ट नोट्स आपको दूंगा, राइट। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद अब इधर आ जाइए। तो ये है हमारा बायोरिएक्टर, ठीक है। बायोरिएक्टर में क्या है, अब बायोरिएक्टर में थीम तो पता चल गई है कि बायोरिएक्टर क्या कार्य करेगा। बायोरिएक्टर हमारा प्रोडक्ट को प्रोसेस करके देगा, राइट। तो बायोरिएक्टर में इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली चीज़ है कि इसमें सारी चीज़ें कंट्रोल्ड रहती हैं। जैसे बड़ा सा एक कर्व्ड आकार का एक सिलेंडर शेप का ये होता है जनरली। सिलेंडर इसके अंदर एक एजिटेटर लगा रहता है। ये एजिटेटर क्या करता है, मिक्सअप करता है। इसके अंदर हम जो भी जिनसे हम प्रोडक्ट को ऑब्टेन करें, रिकम्बिनेंट सेल्स इसके अंदर डालेंगे, तो वो सेल को ये मिक्स करेगा, ब्रॉथ को ये क्या करेगा, आपस में मिक्स कर करके इसमें बैक्टीरिया वायरस उनकी ग्रोथ कराएगा, राइट। तो इसके लिए पीएच भी फिक्स रखना पड़ेगा, एसिड और बेस का भी कंट्रोल रखना पड़ेगा, स्टीम फॉर स्टरलाइजेशन भी हमें इनको देनी पड़ेगी, ताकि और एक्स्ट्रा उसमें कोई कंटामिनेशन ना हो पाए, ठीक है। स्टेराइल एयर देना पड़ेगा। फ्लैट ब्लेडेड इम्पलर, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्लैट ब्लेडेड इम्पलर ही घूम घूम के उनको आपस में मिक्स कराते हैं, राइट। और इसके ऊपर एक मोटर लगी रहती है। ये इसका जनरल हमारा स्ट्रक्चर है, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ सकती। मेल इसका देखना, जो एरो से बनाया हुआ है, इसका मतलब घुमा करके मिक्स करता है, राइट। तो ये क्या है, मिक्स करने के लिए सिस्टम लगा हुआ है। और इस सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इस पर जो हमें 2 लाइन में इसको खत्म कर सकते हैं, वो ये कि बायोरिएक्टर इज यूज्ड टू produce large scale product from recombinant cell, right. In its structure there is an agitator that mix. So it's all about the biotechnology first part, because we have 2 lessons in class 12. So next video will deal about the second part of this. So hope you enjoyed this video, और इसे नोट्स बनाइए अच्छी तरीके से, और जहाँ पर प्रॉब्लम आती है आप प्लीज़ कमेंट जरूर करिए, और मैं कोशिश करूँगा कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अगली वीडियो में अपलोड करूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस एंड वॉचिंग, और कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।